हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। माय नेम इज़ सीमा अग्रवाल। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 8 आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 पढ़ा रही हूँ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है, तो 2-3 पार्ट में इस चैप्टर के वीडियो बनेंगे। ये जो टॉपिक है ये क्लास 10th में भी है, आईसीएसई बोर्ड में भी है, सीबीएसई बोर्ड में भी है और अदर एजुकेशनल बोर्ड्स में भी ये चैप्टर है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम 8th क्लास पॉइंट ऑफ व्यू एंड 10th ऑल्सो। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि अक्रेंस ऑफ कार्बन, कार्बन कहाँ पाया जाता है, कार्बन के कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कार्बन की क्या होती है, एलोट्रोप्स क्या हैं कार्बन के, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो बेसिक टॉपिक अगर आपको पता चल जाएगा कार्बन का, तो आगे चल के जब आपके 10th में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक चैप्टर आएगा जिसका नाम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ही है, तो वो चैप्टर को पढ़ने में आपको काफ़ी आसानी होगी। फिर 11th-12th में तो फिर अलग से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड के बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जो हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जो कवर करने पड़ते हैं। तो जब बेस क्लियर रहेगा तो वो टॉपिक समझने में बहुत आसानी होगी। मैं इस टॉपिक का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे इस टॉपिक को लेकर। ठीक है, तो जिस भी बच्चे का ये टॉपिक अभी क्लियर नहीं हुआ है वो मेरा वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन में मेरे साथ बना रहे। हम हर चीज़ डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और 2-3 पार्ट्स में ये टॉपिक हमारा कवर होगा। लेकिन आई एम श्योर ये टॉपिक जब एक बार कवर होगा तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बड़े अच्छे से हम ये टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। अक्रेंस ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले एक वार्म अप एक्टिविटी दी गई है जिसमें ये पूछा गया है कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट कार्बन। आप सबको पता है कि कार्बन का सिंबल क्या है, कैपिटल C। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है क्योंकि आपको पता है कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। तो अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाओगे तो 2 और 4 बनेगा, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से इसकी जो वैलेंसी हो जाती है वो 4 हो जाती है, यानी कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। नेम एनी 2 कंपाउंड्स दैट कंसिस्ट ऑफ कार्बन। कोई भी 2 कंपाउंड बताओ। बहुत कॉमन है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है। इसके अलावा आप मीथेन बोल सकते हो, ईथेन बोल सकते हो। कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, सब कार्बन के ही कंपाउंड होते हैं। हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो कि कार्बन से बनी हुई होती हैं। ठीक है, कार्बन इज द 6th एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल विद सिंबल C एंड एटॉमिक नंबर 6। कार्बन जो है पीरियोडिक टेबल में 6th एलिमेंट है। इसका सिंबल जो है कैपिटल C है और इसका एटॉमिक नंबर 6 है। 1 एटम ऑफ कार्बन है 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन। आपको पता है कि अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो यानी कि इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 हुए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हुए, है ना। इट्स न्यूक्लियस ऑल्सो है 6 न्यूट्रॉन्स। चूँकि इसका जो मास नंबर होता है, मास नंबर इसका कितना है, 12 है। एटॉमिक नंबर इसका क्या है, एटॉमिक नंबर इसका 6 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, एटॉमिक नंबर के बराबर यानी 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, एटॉमिक नंबर के बराबर यानी कि 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर निकालते हो, यानी कि 12 - 6 आप करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इसके 6 होंगे। यानी कि कार्बन में प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स तीनों के नंबर 6 होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका मास नंबर क्या होता है, 12 होता है। इट इज़ ए नॉन मेटल। याद रखो कि कार्बन एक नॉन मेटल है। द नेम ऑफ कार्बन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कार्बो विच मीन्स कोल। कार्बन जो नाम आया है वो एक लैटिन शब्द कार्बो से आया है और कार्बो का मतलब होता है कोयला, कोल। दिस इज बिकॉज कार्बन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल, क्योंकि जो कोल होता है वो मेनली किससे बना होता है, कार्बन से। तो कार्बन जो नाम दिया गया है वो कोल से ही दिया गया है। A large number of things which we use in our daily life are made of carbon and its compound। बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो कार्बन या कार्बन से बने कंपाउंड्स की ही होती हैं। भले ही हम कुछ खाना खा रहे हैं तो अब हम अपने खाने में क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं। ये सारे के सारे ना जो फूड है हमारा वो कार्बन के ही कंपाउंड है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब कार्बन के ही कंपाउंड है। जो हम कपड़े पहनते हैं, क्लोथ्स, वो भी कार्बन के ही कंपाउंड है। फ्यूल यानी कि जो लकड़ी तुम जलाते हो, पेट्रोल जलाते हो, कोयला जलाते हो, है ना, जो भी फ्यूल हम यूज़ करते हैं वो भी कार्बन का ही कंपाउंड है। पेपर जिसमें आप लिख रहे हो, है ना, या पढ़ते हो जिस पेपर को, वो भी कार्बन से ही बना हुआ है। जो लकड़ी होती है, वुड, वो भी कार्बन है। प्लास्टिक है, यानी कि आपके आसपास ढेरों कार्बन के कंपाउंड्स हैं। इसलिए कार्बन जो टॉपिक है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
सबसे ज़्यादा पाया जाने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन के ही होते हैं। 118 एलिमेंट्स को, अगर हम 118 एलिमेंट्स अभी तक हम जानते हैं, उनमें से अगर 117 एलिमेंट्स को सबको जोड़ लो, सबके कंपाउंड्स को जोड़ लो, तो भी कार्बन के अकेले एक कार्बन के कंपाउंड्स उन 117 के कंबाइंड कंपाउंड से कहीं ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब कि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं। कार्बन इज वन ऑफ द ऑर्गेनोजेंस। कार्बन एक प्रकार का ऑर्गेनोजन है। अब ऑर्गेनोजन क्या होते हैं? एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन फ्रॉम विच लाइफ हैज ऑरिजिनेटेड ऑन अर्थ आर कॉल्ड ऑर्गेनोजेंस। एक्चुअली क्या है कि ऑर्गेनोजेंस वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जिससे माना जाता है कि अर्थ में लाइफ ऑरिजिनेट हुई है। अर्थ में जिन एलिमेंट्स की वजह से लाइफ ऑरिजिनेट हुई है, मतलब अर्थ में जिस वजह से जीवन आया है, जीवन पॉसिबल हुआ है, उन एलिमेंट्स को हम ऑर्गेनोजेंस कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन, ये 4 एलिमेंट्स आते हैं, राइट। तो इसके हिसाब से आपका कार्बन भी क्या है? एक ऑर्गेनोजन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है अर्थ में लाइफ के लिए। इट इज़ ऑल्सो द मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स डीएनए एंड आरएनए। हमारे शरीर में जो डीएनए और हमारा आरएनए जो बना होता है वो भी कार्बन से ही बना होता है, which control the transmission of characters from one generation to the next in living being। इसीलिए जो कार्बन को ना ऑर्गेनोजेंस बोला गया है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए और आरएनए प्रेजेंट रहता है, जिसके वजह से जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं, तो वो जो डीएनए और आरएनए होता है वो कार्बन से ही बना हुआ होता है। इसलिए कार्बन के ही कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल है, जिसके लिए वजह से हम कार्बन को एक ऑर्गेनोजेन कह रहे हैं। यानी कि जो लाइफ ऑरिजिनेट हुई है अर्थ में, उसमें से एक एलिमेंट जो है वो कार्बन भी है। उसके अलावा आपके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये तो हो गई कार्बन की बात। तो आपको क्या याद रखना है कि कार्बन का सिंबल 6 है, एटॉमिक नंबर कार्बन का सिंबल कैपिटल C है, एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 है। ठीक है, ये लैटिन वर्ड कार्बो से बना हुआ है और ये हमारे आसपास बहुत सारी जो चीज़ें पाई जाती हैं, चाहे भले वो फूड हो, क्लोथ्स हो, फ्यूल हो, पेपर हो, वुड हो, प्लास्टिक हो, ये सारे कार्बन के कंपाउंड्स हैं। यहाँ तक कि कार्बन एक ऑर्गेनोजेंस है, क्योंकि हमारा जो डीएनए और आरएनए है, जिससे तुम्हारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वो भी तुम्हारे डीएनए आरएनए कार्बन से ही बने हुए हैं। अब कार्बन पाया कहाँ जाता है? अक्ररेंस ऑफ कार्बन कहाँ कार्बन पाया जाता है? कार्बन इज द 4th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। पूरी यूनिवर्स की बात करी जाए, पूरे हम ब्रह्मांड की बात की जाए, तो सब जो चौथे नंबर पे आता है कार्बन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स में। ठीक है, इन नेचर कार्बन अकर्स इन बोथ फ्री एंड कंबाइंड स्टेट। कार्बन के रूप में भी पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट यानी कि कार्बन के कंपाउंड्स यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनेट्स के रूप में भी पाया जाता है। तो फ्री स्टेट में भी कार्बन मिलता है कार्बन के रूप में, और कार्बन के कंपाउंड्स के रूप में भी बहुत सारा कार्बन मिलता है नेचुरली हमको। तो पूरे यूनिवर्स की बात की जाए तो 4th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है कार्बन। In free state, carbon occur as diamond and graphite. Another naturally occurring form of carbon called fullerene has been discovered recently. मैंने बताया ना कि कार्बन आपका फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। तो फ्री स्टेट में कार्बन डायमंड के रूप में, ग्रेफाइट के रूप में और फ्लोरीन के रूप में एग्जिस्ट करता है। डायमंड आप जानते हो, डायमंड यानी हुआ हीरा। ग्रेफाइट आप समझ लो जो आपकी पेंसिल की लेड होती है ना, वो ग्रेफाइट से बनी होती है। और फुलरीन एक रिसेंटली एक कार्बन का एलोट्रोप डिस्कवर हुआ है, वो जो कि फ्री कार्बन के रूप में पाया जाता है फुलरीन। इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, राइट। तो आपको अकरेंस ऑफ कार्बन की बात की जाए तो कार्बन फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों रूप में पाया जाता है। फ्री स्टेट में वो डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन के रूप में पाया जाता है, जबकि कंपाउंड्स के फॉर्म में वो कंबाइंड स्टेट के फॉर्म में बहुत सारे कंपाउंड्स कार्बन के पाए जाते हैं। ठीक है, इन द कंबाइंड स्टेट कार्बन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, है ना। कंबाइंड स्टेट में आपने देखा है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, विच इज़ द मेन गैशियस कंपाउंड ऑफ कार्बन, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का नाम आप सबने सुना हुआ है और ये कार्बन का ही कंपाउंड है। कार्बोनेट्स भी तुम्हारे कार्बन से ही बनते हैं, जैसे चौक है, जिसे टीचर बोर्ड में लिखती हैं, या लाइमस्टोन है, जिसको हम दोनों के फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CCO3 है। तो C प्रेजेंट है ना, इसका मतलब कार्बन का कंपाउंड है। जो मार्बल या डोलोमाइट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये भी तुम्हारे कार्बन के कंपाउंड है कि दोनों में C आ रहा है यानी कि कार्बन आ रहा है। कैलेमाइन जो होता है जिंक कार्बोनेट होता है, तो इसमें भी तुम्हारा कार्बन है,
यानी कि जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं वो भी कार्बन से बने हुए होते हैं। जो भी फॉसिल फ्यूल है आपका, जो फॉसिल से जो फ्यूल्स बनते हैं जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये भी कार्बन के ही कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स के रूप में प्रेजेंट रहता है, तो ये सारे कार्बन के ही कंपाउंड्स हैं। और हमारा जो क्लोथिंग मटेरियल होता है यानी कि कॉटन है, वुल है, सिल्क है, ये भी कार्बन के कंपाउंड है। तो देखो कार्बन कितना ज़्यादा पाया जाता है, कार्बन फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में इन सारे रूप में कार्बन पाया जाता है। अब सिर्फ हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो अर्थ क्रस्ट कंटेन्स ओनली वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम। अगर हम सिर्फ अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं, तो कार्बन का परसेंटेज बहुत कम है और थोड़ा सा कार्बन, और इतने में ही वो कार्बन किस रूप में पाया जाता है, या तो कार्बोनेट के रूप में यानी कि मार्बल हुआ, लाइमस्टोन हुआ जो कार्बोनेट्स कहलाते हैं, या कोल के रूप में, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रूप में। एटमॉस्फेयर में भी कार्बन से 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब हम पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं तो कार्बन 4th मोस्ट अबंडेंट है। लेकिन सिर्फ अर्थ की आप बात कर रहे हो तो अर्थ क्रस्ट में भी और अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी कार्बन का परसेंटेज बहुत कम है, और यही वजह है जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ में जबकि बाकी जगह नहीं करती है, राइट। तो पूरे यूनिवर्स में तो 4th मोस्ट अबंडेंट है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ क्रस्ट में है, जो हमारी जो धरती है अर्थ क्रस्ट, उसमें और साथ में एटमॉस्फेयर में, दोनों ही जगह कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो बहुत कम होता है। अर्थ क्रस्ट में कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है या कोल और पेट्रोलियम के रूप में, जबकि एटमॉस्फेयर में सिर्फ 0.03% ही कार्बन एग्जिस्ट करती है, राइट। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, The number of compounds of carbon known at present is more than 5 million। आज की डेट में अगर देखा जाए तो करीब 5 मिलियन कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में हम जानते हैं। Many more new carbon compounds are being isolated or prepared in the laboratories every day। और हर साल बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स हम लोग लेबोरेटरी, हर साल नहीं हर दिन हम बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स अपने लैब्स में भी बना रहे हैं। तो लगातार हम न्यू कंपाउंड्स कार्बन के बनाते जा रहे हैं, और अगर एट प्रेजेंट बात करी जाए तो 5 मिलियन से ज़्यादा कार्बन कंपाउंड्स के बारे में तो हम लोग वैसे भी जानते हैं। In fact, the number of carbon compounds alone is much more than the number of compounds of all other elements taken together। यही बात मैंने बोली थी कि अकेले आप एक तरफ आप कार्बन कंपाउंड्स ले लो, दूसरी तरफ बाकी के 117 एलिमेंट्स ले लो। टोटल आपको पता है ना 118 एलिमेंट्स होते हैं, तो 118 एलिमेंट्स से कार्बन को एक तरफ कर दो, बाकी 117 एलिमेंट्स को अलग कर दो। इनके सबके कंबाइंड कंपाउंड्स भी अगर आप ले लोगे तो भी वो कार्बन के कंपाउंड से कम निकलेंगे, यानी कि अकेला कार्बन सब पे भारी है, इतने सारे कंपाउंड्स कार्बन के पाए जाते हैं। For the convenience of study, all the compounds are classified in 2 classes: carbon compounds of biological origins and carbon compounds of non-biological origin। अब देखो चूंकि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं तो इसको सिस्टमैटिकली स्टडी करने के लिए कार्बन को 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर दिया गया है। कार्बन के वो कंपाउंड जो बायोलॉजिकल ऑरिजिन है यानी कि लिविंग बीइंग से मिलते हैं उनको एक कैटेगरी में डाल दिया, और दूसरा जो हम लोग मिनरल से लेते हैं या अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं या जिनके इन लिविंग ऑरिजिन नहीं है उनको हमने दूसरे ग्रुप में डाल दिया। तो हमारे कार्बन के कंपाउंड्स के 2 ग्रुप हैं, तो एक ग्रुप को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरे को कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको हमने क्या किया है, 2 ग्रुप में बांट दिया है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे कैसे हमने इसको डिवाइड किया है, उसके बायोलॉजिकल, उसके ऑरिजिन को देख के। अगर उसका ऑरिजिन बायोलॉजिकल है यानी कि कोई लिविंग बीइंग से वो ऑरिजिनेट हुआ है वो कार्बन का कंपाउंड, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है ना। और अगर वो लिविंग बीइंग से ऑरिजिनेट नहीं हुआ है तो फिर वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएगा। क्लियर हो गया। तो जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। जो ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स हैं उनका बायोलॉजिकल ऑरिजिन है यानी किसी लिविंग बींग्स या तो प्लांट से निकल रहे हैं या एनिमल से निकल रहे हैं, ह्यूमन बींग से निकल रहे हैं। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका लिविंग ऑरिजिन नहीं है, यानी कि वो या तो अर्थ क्रस्ट में पाए जा रहे हैं या आप लैब में इनको बना रहे हो, ठीक है। तो the compounds of carbon of biological origin are known as organic compounds. Such compounds occur in all living things. Organic compounds also includes hydrocarbons and their derivatives। जो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स और उनसे निकलने वाले जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। The compounds of carbon like oxides like carbon monoxide, carbon dioxide या कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स
कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंस दे आर ऑफ नॉन बायोलॉजिकल ऑरिजिन। तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के, उनका नॉन बायोलॉजिकल ऑरिजिन होता है और इसके अंदर तुम्हारे ऑक्साइड्स आ गए कार्बन के, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, या उसके कार्बोनेट आ गए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सब, या हाइड्रोजन कार्बोनेट आ गए जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस प्रकार के, या कार्बाइड आ गए जैसे सोडियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, इस तरीके से। ठीक है, सम ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गिवन इन टेबल 9.1। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे इस टेबल में दिए गए हैं, ये कॉमन है, तो एक बार इनको देख लो, बार बार देखा करो, इन कंपाउंड्स को ना बार बार देखा करो, इनके फॉर्मूले बार बार देखा करो, तो इसको बार बार आप लर्न करोगे या रीड करोगे ना, तो इससे ही आपको काफ़ी सारे कंपाउंड्स के फॉर्मूले आने लगते हैं। बच्चे क्या करते हैं, ये टेबल ना, ऐसे टेबल जो दिए गए होते हैं बुक में, उसको एकदम स्किप कर देते हैं, उसके ऊपर नज़र भी नहीं मारते हैं, जिसकी वजह से ना उनको फिर ये फॉर्मूलेज लर्न करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब भी आपकी बुक में अगर इस तरह के कोई भी टेबल आता है या चार्ट आता है, एक बार उस टेबल को, चार्ट को रीड जरूर किया करो, तो आपको काफ़ी हद तक काफ़ी कंपाउंड से आपको फॉर्मूले आ जाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के इनने करीब 5-6 एग्जाम्पल दिए हैं। मीथेन होता है CH4, ईथेन C2H6, इथाइन C2H2, बेंजीन C6H6, नैफ्थलीन यानी कि जो आप सल्फाज की गोलियां होती हैं वो C10H8 कहलाता है। जो अल्कोहल मैंने उन्हें 2 दिए हैं, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है CH3OH, C2H5OH। ठीक है, आप देख रहे हो सब में कार्बन प्रेजेंट है, यानी कि कार्बन के कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा ये तो हाइड्रोकार्बन्स और अल्कोहल दोनों ही तुम्हारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आए, क्योंकि इनका जो ओरिजिन है वो बायोलॉजिकल है, यानी कि लिविंग बीइंग से डिराइव किए गए हैं। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें जो कॉमन कंपाउंड्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, कॉपर कार्बोनेट CuCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3। तो कार्बोनेट होता है CO3 और बाइकार्बोनेट में हम H लगा देते हैं HCO3, तो अगर H लगा है तो ये बाइकार्बोनेट कहलाएगा, राइट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगर तुम H नहीं लगाओगे, सीधे तुम CaCO3 लिखोगे तो तुम उसको बोलोगे कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन अगर आपने CaHCO3 लिखा है तो आप इसको बोलोगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, राइट। तो ये डिफरेंस होता है। और कंपाउंड्स क्या है, एसिड के रूप में कार्बन तुम्हारा इथेनॉइक एसिड यानी कि CH3COH के रूप में पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड COOH होल ट्वाइस। शुगर यानी ग्लूकोज जो होता है, जो ग्लूकोज आप पीते हो जब वीकनेस लगती है, तो ये ग्लूकोज भी तुम्हारा कार्बन के कंपाउंड है C6H12O6। तो ये एसिड्स और शुगर्स भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही आएंगे। द रीजन फॉर द प्रेजेंस ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज इट्स वैलेंसी। क्यों इतने सारे, भाई अकेले कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स क्यों पाए जाते हैं? इसका राज कार्बन की वैलेंसी में छुपा हुआ है। आपको पता है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। तो कार्बन का जब एटॉमिक नंबर 6 होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाओगे तो क्या होगा, पहले वाले में तो आप 2 डाल दोगे, बाकी के 6 - 2 4 बचे तो वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स में आ जाएगा। अब 4 इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर अब इसको स्टेबिलिटी चाहिए तो स्टेबिलिटी कब आएगी, जब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स और आए और इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आए, तब तो ये स्टेबल होगा। तो इसको ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे से लेने पड़ेंगे। तो कोई भी एलिमेंट अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स उसको डोनेट तो नहीं करेगा, तो वो शेयरिंग करेगा। तो शेयरिंग करेगा यानी कि उनके बीच में क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। और कोवेलेंट बॉन्ड बनने की वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन सबके साथ शेयरिंग करता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उतना कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो कार्बन has atomic number 6, its electronic configuration is 2 and 4. The valency of carbon is 4, due to which it can form covalent bond with a number of carbon atoms as well as other atoms like hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and chlorine. Clear? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कार्बन के क्यों कार्बन के सारे कंपाउंड हैं। ये क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में कि इतने सारे कंपाउंड्स क्यों पाए जाते हैं कार्बन के, तो उसका राज क्या है, उसकी वैलेंसी भी छुपा हुआ है। ये इसकी वैलेंसी 4 होती है, जिसकी वजह से ये बहुत सारे एलिमेंट यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, जिसकी वजह से इसके नंबर ऑफ कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ यूज़फुल कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं जो हम डेली रोज़मर्रा में या डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। पहला है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको हम PVC भी कहते हैं। इसका बेटा फुल फॉर्म भी याद रखना, हो सकता है इससे MCQ पूछ लें कि PVC का फुल फॉर्म बताओ, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है।
नेक्स्ट अच्छा, पॉलीविनाइल क्लोराइड से आप क्या बनाते हैं? पाइप। जो जितने भी आपके पाइप्स वगैरह होते हैं ना, वो सब पीवीसी के बने होते हैं। पीवीसी के पाइप आपने सुना होगा नाम। बेकेलाइट एक स्टर्डी प्लास्टिक है, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। इसको हम अलग अलग शेप में डाल देते हैं। तो बेकेलाइट को हम इंसुलेटर की तरह यूज़ करते हैं। तो जितने भी तुम्हारे इलेक्ट्रिकल स्विच वगैरह होते हैं ना, वो तुम्हारे बेकेलाइट के बने होते हैं। हम लोग जो खाना बनाते हैं जिन बर्तनों में, उसके जो हैंडल होते हैं वो भी बेकेलाइट का बना होता है, क्योंकि ये जल्दी गर्म नहीं होता है ना। और हम तो किसी भी यूटेंसिल्स के हैंडल वगैरह बनाने के लिए बेकेलाइट, जो प्लास्टिक का जो हैंडल होता है ना, वो एक्चुअली क्या है? बेकेलाइट है। हम टेलीफोन की जो बॉडी होती है वो भी बेकेलाइट से बनती है। कैमरा की जो बॉडी होती है वो भी बेकेलाइट की बनती है। तो ये इसके कुछ यूजफुल कंपाउंड है जो कार्बन के होते हैं। जो पॉलीथीन होती है जिसमें आप फल सब्जी वगैरह लाते हो, है ना, वो भी तुम्हारा कार्बन कंपाउंड ही इसमें यूज़ होता है। पॉलीथीन इज़ द मोस्ट कॉमन कार्बन प्रोडक्ट यूज़। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कार्बन प्रोडक्ट क्या है? पॉलीथीन, क्योंकि हर प्रकार की पॉलीथीन आप यूज़ करते हो। जो कैरी बैग्स होती हैं, जो पाइप्स होते हैं, हाउस होल्ड आर्टिकल्स होते हैं, इसमें बहुत सारे आपके क्या होते हैं? कार्बन के ही कंपाउंड्स होते हैं। अब इसमें इन्होंने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा है पिछले टॉपिक में कि दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं, मेन दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं। एक होता है आयनिक बॉन्ड और दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्यों होता है? जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिए, पूरी तरीके से दे दिए, तो जो बॉन्ड बनेगा उसको आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। दूसरे प्रकार का बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है? वो पूरी तरीके से नहीं देगा, वो कहेगा यार शेयर कर लेते हैं, ठीक है ना, तू भी शेयर कर, मैं भी शेयर करूं। तो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है तो उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि तुम्हारे और जो पिछले चैप्टर्स है उसमें आप देखना, मैंने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। तो जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनते हैं? आपके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब इसमें एक एक्टिविटी दी गई है टू शो द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन शुगर। उनको ये बताना है कि भाई ये शुगर यानी जो शक्कर होती है, चीनी जो होती है, उसमें कार्बन होता है। उन्होंने बोला कि क्या क्या ले लो? थोड़ी सी शुगर ले लो, एक टेस्ट ट्यूब ले लो, एक बर्नर ले लो। प्रोसीजर क्या होगा? एक टेस्ट ट्यूब में तुम शुगर डालो और उसको हीट करो थोड़ी देर के लिए। जब तुम शुगर को हीट करोगे तो पहले तो मेल्ट करेगी, फिर धीरे धीरे ब्राउन होगी, और फिर धीरे धीरे और तुम हीट करते जाओगे तो वो ब्राउन से ब्लैक हो जाएगी, यानी पूरी तरह से जल जाएगी, कारोंच बन जाएगी। तो ये ब्लैक सब्सटेंस जो आपको मिला, जो कारोंच जो आपको मिली ना, यही कार्बन होता है। इससे ये पता चल जाता है कि शुगर में क्या होता है? कार्बन। उसी तरीके से अगर तुम कोयले को जलाओगे, वुड को जलाओगे, पेपर को जलाओगे, तो बाद में जो आपको काला काला जो पाउडर मिलेगा, ब्लैक रेसिड्यू जो मिलेगा, वही ब्लैक रेसिड्यू क्या होता है? कार्बन है। इससे ये प्रूव हो जाता है कि इन सारे कंपाउंड्स में क्या है? कार्बन प्रेजेंट है, राइट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं? सबसे पहले तो कार्बन इज इनसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट। याद रखो कि किसी भी सॉल्वेंट में कार्बन नहीं घुलता है। तुम पानी में डाल के देखना कारोच को, वो तैरेगी, वो डिजोल्व नहीं होगी, सॉल्युबल नहीं होती है। तुम ऑयल में डाल के देख लो, कुछ भी में भी डाल के देखो, तो कार्बन तो पहली बात सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होता है। व्हेन कार्बन इज हीटेड विद एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन को खूब अच्छे से खूब सारी ऑक्सीजन के साथ हीट करोगे तुम, तो क्या बनाएगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, ठीक है ना। अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन है तो वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि कार्बन का बहुत अट्रैक्शन होता है ऑक्सीजन की तरफ, ग्रेट एफिनिटी होती है उसकी। ग्रेट एफिनिटी मतलब कार्बन बहुत इजीली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज करता है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, राइट। तो जब कार्बन को सफिशिएंट ऑक्सीजन में बर्न करोगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और बहुत सारी हीट रिलीज करेगा, यानी कि रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। अगर कार्बन को आपने सफिशिएंट अमाउंट में नहीं किया, आपने लिमिटेड ही हीट दी है, ज़्यादा आपने ऑक्सीजन नहीं दी है, लिमिटेड सप्लाई रखी है अगर आपने ऑक्सीजन की, तो कार्बन डाइऑक्साइड में ना कन्वर्ट होकर कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO में कन्वर्ट हो जाएगा और हीट एनर्जी रिलीज करेगा, राइट। When carbon is heated with hydrogen at 500 degrees Celsius and 250 atmospheric pressure, a mixture of hydrocarbon contain methane, ethane, etc. is obtained. उसी तरीके का कार्बन को अगर तुम हाइड्रोजन के साथ हीट करोगे, ठीक है, इतने टेम्परेचर में 500 डिग्री सेल्सियस में और 250 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो या तो मीथेन बन जाएगी CH4, या ईथेन बन जाएगी C2H6, है, या तुम्हारे और प्रोडक्ट बन जाएंगे, यानी प्रोपेन वगैरह बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके इस तरीके से हाइड्रोकार्बन्स बना लेते हैं। ठीक उसी तरीके से कार्बन इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि अगर कोई तुम्हारा कोई ऑक्सीजन का कंपाउंड है,
कोई भी ऑक्साइड है तो उसमें से वो ऑक्सीजन को निकाल देता है। आपको पता है ना कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जब होती है तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं, ठीक है ना। और जो जिसकी वजह से वो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होती है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो कभी भी अगर आप मेटल के ऑक्साइड से कार्बन को रिएक्ट करवाओगे तो वो उस मेटल के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकाल देगा और उसको मेटल में रिड्यूस कर देगा, और जबकि वो इस ऑक्सीजन से कंबाइन करके खुद कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स प्लेस्ड बिलो जिंक इन दम। याद रखना, सिर्फ जिंक के नीचे जो तुम्हारे मेटल्स आते हैं मेटल एक्टिविटी सीरीज में, वही है ना। आपको मेटल एक्टिविटी सीरीज बताई गई थी पिछले चैप्टर में, आप वो एक्टिविटी सीरीज देखो। और जिंक के नीचे के जितने भी मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड से कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन, जैसे जिंक ऑक्साइड है, इसको तुमने कार्बन से रिएक्ट करवाया तो वो कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन से तो खुद कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा और जिंक को अकेला छोड़ देगा। तो जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो गया जिंक में, क्योंकि ऑक्सीजन निकल गई, और ऑक्सीजन निकल गई यानी कि इसका रिडक्शन हो गया। उसी तरह कॉपर ऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा और कॉपर बन जाएगा। आयरन ऑक्साइड में ऑक्सीजन और कार्बन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेंगे और तुम्हारा क्या रह जाएगा, आयरन बन जाएगा, यानी कि आयरन ऑक्साइड तुम्हारा आयरन में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं। उसी तरीके से कार्बन रिड्यूसेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिस्पेक्टिवली। कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड इन दीज रिएक्शन। कार्बन तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 या नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 के साथ जब रिएक्ट करता है तो पहले तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, दूसरा अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है, और साथ में वाटर बनेगा, ठीक है। तो कार्बन खुद कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड के केस में वो सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा, नाइट्रिक एसिड के केस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा और वाटर बना देगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कॉमन है दोनों में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ वुड चारकोल रिएक्ट्स विद सल्फर वेपर्स टू फॉर्म कार्बन डाइसल्फाइड व्हेन हीटेड स्ट्रांगली। अगर आपने कार्बन को वुड चारकोल के रूप में लिया तो वुड चारकोल का भी भाई फॉर्मूला तो कार्बन ही होगा, क्योंकि कार्बन ही है वो। तो वुड चारकोल यानी कि आपने लकड़ी का कोयला लिया, ठीक है ना, उसको सल्फर के साथ अगर आपने सल्फर की वेपर्स उसके ऊपर पास करोगे तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड, CS2। कार्बन 2 को हम डाई बोलते हैं, सल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, है ना। अभी अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि 2 है तो डाई आएगा, O था तो ऑक्साइड आ गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरीके से यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड, राइट। तो इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। तो अगर वुड चारकोल के ऊपर तुम सल्फर की वेपर्स पास करोगे तो कार्बन डाइसल्फाइड बन जाता है। कार्बन को अगर कैल्शियम के साथ रिएक्ट करोगे बहुत हाई टेम्परेचर पे, करीब 1000 डिग्री सेल्सियस से 2800 डिग्री सेल्सियस पे, तो कैल्शियम कार्बाइड बन जाता है, ठीक है। कैल्शियम और कार्बन, ये कार्बन है, ये कैल्शियम है, कार्बन और कैल्शियम रिएक्ट करके क्या बना देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बाइड। हमेशा जो मेटल होता है ना इसमें कैल्शियम मेटल हुआ और कार्बन जो हुआ वो नॉन मेटल हुआ। हमेशा कंपाउंड जब लिखते हैं तो मेटल आगे लिखते हैं और नॉन मेटल पीछे लिखते हैं, इसलिए हमने कैल्शियम कार्बाइड में CaC2 लिखेंगे, तो कैल्शियम कार्बाइड आपका बन जाएगा, राइट। When water in the form of steam is passed over red hot coke, it gets reduced to a mixture of carbon monoxide and hydrogen, which is also called water gas. ये important reaction है। पूछ लेते हैं कि वाटर गैस कैसे बनती है। अगर तुमने रेड हॉट कार्बन के टुकड़े को लिया, खूब तेज गर्म किया, इतना तेज गर्म कर दिया कि वो रेड हॉट हो गया, अब उसमें उतनी ही तेज आपने स्टीम पास करी, वाटर नहीं डालना है आपको, उस वाटर की स्टीम डालनी है। तो रेड हॉट कार्बन के ऊपर अगर आपने स्टीम डाली तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कंबाइन करके ना COH2 बना लेते हैं, और यही आपका क्या है, ये क्या है, वाटर गैस। इसमें O छोटा लिख दिया उन्होंने गलती से, लेकिन ये CO ऐसा होता है, कैपिटल ही होता है, COH2। ये कंबाइंड फॉर्म में वाटर गैस कहलाती है, ठीक है। Carbon in the form of finely ground coke when heated strongly in the presence of electric arc reduces silicon dioxide to silicon carbide। उसी तरीके से अगर कार्बन को तुम सिलिकॉन ऑक्साइड से रिएक्ट करवाओगे या इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, कार्बन और सिलिका डाइऑक्साइड रिएक्ट करके क्या बना देंगे, सिलिका कार्बाइड की वेपर्स बना देंगे और कार्बन मोनोऑक्साइड बना देंगे, ठीक है। तो अब ये वाटर गैस वाली याद रखना, कैल्शियम कार्बाइड वाली भी इंपॉर्टेंट होती है, ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये तो थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो आपने देखा ना, जो कार्बन होता है वो ऑक्सीजन के साथ, तुम्हारे ऑक्साइड्स के साथ,
एसिड्स के साथ, सल्फर के साथ, कैल्शियम के साथ, वाटर के साथ और सिलिका के साथ बहुत सारे कंपाउंड्स बना रहा है। तो ये तुम्हारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के एलोट्रोप्स क्या होते हैं? क्या मतलब होता है एलोट्रोप्स का? मतलब द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रोप्स। क्या होता है कि एलोट्रोप्स मतलब होता है कोई भी एलिमेंट अगर अलग अलग फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब उसकी फिजिकल फॉर्म अलग है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं तो वो उसके एलोट्रोप्स कहलाते हैं। मतलब देखने में उसका रूप जो है वो अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टीज तुम्हारी डिफरेंट है और अगर केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी सेम है तो वो उस एलिमेंट के क्या कहलाते हैं? एलोट्रोप्स कहलाते हैं, है ना। तो एलोट्रोप्स की डेफिनेशन क्या आ गई? द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रोप्स ऑफ द एलिमेंट। अगर एलिमेंट अलग अलग रूप में प्रेजेंट है, पाया जाता है, तो वो उसके एलोट्रोप्स कहलाते हैं। एलोट्रोप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। वही मैंने बोला ना कि एलोट्रोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती हैं। The phenomena of existence of an element in more than one form in the same physical state is called allotropy। और वो फिनोमिना जिसमें एक ही एलिमेंट कई सारे रूपों में प्रेजेंट रहता है, कई सारे फॉर्म्स में प्रेजेंट रहता है ना, जबकि फिजिकल स्टेट सेम है, मतलब सब सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, फिजिकल स्टेट सेम है तो भी उनके रूप डिफरेंट है, तो फिर उसकी एलोट्रॉपी कहा जाता है। तो कार्बन के भी एलोट्रोप्स पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। एलोट्रोप्स समझ में आ गया? पूछा जाएगा ये कि एलोट्रोप्स क्या होता है, एलोट्रोपी क्या होता है। एलोट्रोप्स मतलब कोई भी एलिमेंट अलग अलग फिजिकल फॉर्म में पाया जाता है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, तो वो एलोट्रोप्स कहलाते हैं। और एलोट्रोपी क्या होता है? एलोट्रोपी वो फिनोमिना होती है जिसमें एक एलिमेंट कई फॉर्म में पाया जाता है लेकिन उनका फिजिकल स्टेट जो होता है वो सेम होता है। प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं लेकिन स्टेट यानी कि सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट या गैसियस स्टेट, है ना। मतलब स्टेट सारे एलोट्रोप्स के सेम होंगे लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, तो वो एलोट्रोप्स कहलाते हैं। तो कार्बन के भी बहुत सारे एलोट्रोप्स हैं, वो अभी हम देखते हैं। ठीक है। कार्बन एग्जिस्ट इन टू एलोट्रोपिक फॉर्म्स, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। जो कार्बन का जो एलोट्रोपिक फॉर्म है वो दो है, एक तो क्रिस्टल के रूप में कार्बन पाया जाता है और दूसरा एमॉर्फस यानी पाउडर फॉर्म में। कार्बन के जो एलोट्रोप्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल के रूप में कार्बन पाया जाता है, एमॉर्फस मतलब पाउडर फॉर्म में पाया जाता है। द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन आर ड्राई। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन के बहुत सारे एलोट्रोप्स हैं, एक क्रिस्टलाइन है और अमॉर्फस है। क्रिस्टलाइन के रूप में कार्बन तुम्हारा डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन के रूप में पाया जाता है। जबकि अगर तुम एमॉर्फस फॉर्म इसका बात करोगे तो एमॉर्फस फॉर्म में कार्बन जो होता है वो तुम्हारा चारकोल्स के रूप में, वुड चारकोल, बोन चारकोल, एनिमल चारकोल, शुगर चारकोल के रूप में पाया जाता है या कोक के रूप में पाया जाता है, गैस कार्बन, लैम्प ब्लैक एंड कोल के रूप में पाया जाता है। राइट। तो कार्बन के जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्रिस्टलाइन होता है और एक अमॉर्फस होता है, ये याद रखो। क्रिस्टलाइन फॉर्म में कार्बन तुम्हारा डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन के रूप में पाया जाता है, जबकि एमॉर्फस फॉर्म में जो जितने भी जो चारकोल्स हैं, यानी कि चाहे वुड चारकोल हो, बोन हो, एनिमल चारकोल हो, है ना, ये है, और कोक, गैस कार्बन, लैम्प ब्लैक एंड कोल के रूप में पाया जाता है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। अभी हम आगे चल के इसका फ्लो चार्ट देखेंगे तो और अच्छे से ईजिली क्लियर हो जाएगा। ऑल फॉर्म्स ऑफ कार्बन डिफर इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज बट दे ऑल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विथ रिलीज ऑफ हीट व्हेन बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जितने भी एलोट्रोप्स के बारे में बात कर रहे हो, भले आप डायमंड की बात कर रहे हो या ग्रेफाइट की या फ्लोरीन की या चारकोल की या कोक की या लैम्प ब्लैक की, किसी की बात आप कर रहे हो, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी। डायमंड ग्रेफाइट से देखने में अलग होता है, फ्लोरीन एकदम ही अलग होता है, तुम्हारा चारकोल, कोक सब डिफरेंट होते हैं, है ना। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं लेकिन केमिकली अगर सभी के सब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज करेंगे। ठीक है। अब इन एलोट्रोप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले हम डायमंड डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में यहाँ तक ही मैं पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डायमंड, ग्रेफाइट वगैरह के बारे में डिटेल में बताऊँगी ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है ना। हम एक साथ पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं करेंगे, नहीं तो ये आपके लिए बहुत हैवी हो जाएगा। तो धीरे धीरे स्लोली हम इस चैप्टर को समझेंगे ताकि आपको ये चीज़ एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। ऑलराइट। यहाँ तक अगर आपके लिए कोई भी डाउट है आपके मन में तो आप वो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ऑलराइट। थैंक यू।